Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that all of you will be in best of your health and iman. Students, we have started our topic gaseous exchange in human. Gaseous exchange in humans is comprised of two parts. There is two steps or parts. First is that is air passageway, and the second one is lungs. Today we have to discuss the lungs. हम जो है वो लंग्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एयर पैसेज वे कंप्लीट हो चुका था. लंग्स की अगर हम बात करें तो हम लंग्स की लोकेशन की बात करते हैं. लोकेशन लंग्स की है हमारी थोरेसिक कैविटी में या हमारी चेस्ट कैविटी. थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी, ये एक ही बात है, ठीक है. चेस्ट कैविटी में हमारे लंग्स लोकेटेड हैं और दे आर इनक्लोज्ड बाय आवर रिब्स एंड टोटल नंबर ऑफ रिब्स आर 24, दैट इज़ 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है. तो हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेटेड हैं और इनक्लोज्ड हुए हुए हैं बाय आवर 12 पेयर ऑफ रिब्स. उसके अलावा इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है. हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, एक्सेप्ट फ्यू ऑर्गन्स, वो जो है वो कवर हुए हुए होते हैं बाय अ सर्टेन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है. उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए. फॉर एग्जांपल जिस तरह हार्ट है तो हार्ट हमारा जो है वो कवर हुआ हुआ होता है बाय पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. इसी तरह जो है वो हमारे लंग्स हैं वो कवर हुए होते हैं बाय अ प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है. तो अगर हम प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ से मैं आपको जूम करके बता देती हूँ. इस तरह ये लंग्स है ना, आपको यहाँ पे एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है, एक ऑरेंज नज़र आ रही है, दरमियान में आपको वाइट स्पेस नज़र आ रही है. तो आप ये बाहर वाली जो ऑरेंज लाइन है ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है. जो ब्लू लाइन है इनर, वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. दरमियान में आपको जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है वो है फ्लूइड, ठीक है. अब इस प्लूरल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, क्योंकि इसके दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट है. जब लंग्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है, क्योंकि जब ब्रीथिंग होती है तो ऑब्वियसली लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं. तो उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान जो है वो ये फ्लूइड उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर हुए हुए होते हैं, ठीक है. ये इनकी एनाटमी होगी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है. उसके अलावा एनाटमी में और क्या चीज़ आ जाती है, हाँ, लंग्स के नीचे जो है वो एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक डोम शेप. डोम वैसे हम कहते हैं गुंबद को, ठीक है. तो ये गुंबद नुमा एक स्ट्रक्चर उभरा हुआ जो है वो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, इसमें आपको क्लियरली नज़र आएगा. यहाँ पे डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ है, दैट्स वन, ठीक है. तो डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. वो जो है वो डायाफ्राम उसको कहते हैं. दिस नॉट अ डायाफ्रैगम, इट्स अ डायाफ्राम, जी साइलेंट है इसमें. तो वो भी जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में उसका डिफरेंट मैकेनिज़्म होता है. उसकी भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. उसके अलावा लंग्स के अंदर जो है वो स्पॉन्जी और इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है. ये स्पॉन्जी बिल्कुल, अगर हम लंग्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्पॉन्जी और इलास्टिक है, ठीक है. यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूमरस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं. जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि लंग्स का काम ऑक्सीजनेशन करना होता है. जब पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स के पास आती है तो यहाँ पे एल्वुलाई के अराउंड बहुत सारी फिर वो जो पल्मोनरी आर्टरी वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है ना इनटू कैपिलरीज, ठीक है. तो कैपिलरीज से गैशियस एक्सचेंज होता है, मींस के जो ऑक्सीजन हम एयर के थ्रू ले रहे होते हैं वो ऑक्सीजन एल्वुलाई के थ्रू जो है वो कैपिलरीज में चली जाती है और फिर वो कैपिलरीज फर्दर वेन्यूल्स में, फिर वो वैन जो है वो उसको पल्मोनरी वैन उसको लेके जाती है हार्ट के पास और हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. इस तरह यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स या आर्टरीज और वैन्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. और दिस इज़ द एनाटमी एंड फंक्शन लोकेशन ऑफ द लंग्स, ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका आ जाता है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हेन वी टेक एयर इन इट्स कॉल्ड इनहेलेशन एंड व्हेन वी एक्सहेल एयर आउट या एक्सपेल एयर आउट इट इज़ नोन एज एक्सहेलेशन. इनहेलेशन को हम जो है वो इंस्पायरेशन भी कहते हैं, इंस्पायरेशन या ब्रेथ इन, ठीक है. ये तीनों एक ही नाम है, ब्रेथ इन, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, और या एक्सहेलेशन, breath out
या एक्सपिरेशन, ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। अच्छा, इसमें 2 स्टेप्स आ जाते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन की या ब्रेथ इन की, ठीक है। जब हम एयर को इनटेक करते हैं, एयर हमारी नॉस्ट्रल से होता हुआ हमारे माउथ से भी जो है वो एयर जाती है, माउथ से नोज़ से होती हुई जो है वो पेट ट्रकिया के अंदर और फर्दर लंग्स के अंदर जाती है। तो कौन कौन से मैकेनिज़म्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब एयर अंदर आएगी तो सबसे पहले तो आप जब मैं साथ साथ ही आपको बताती जा रही हूँ, आप साथ इनहेल करके भी देखो, ठीक है, तो उससे भी आपको जो है वो पता लगता चलेगा कि क्या मैकेनिज़्म है। तो जैसे हम एयर अंदर लेके आएंगे तो हमारा सबसे पहले ये जो रिब्स होंगी ना, जो हमारी सारी रिब है या रिब केज है, वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, रेज हो जाएंगी, ठीक है। रिब्स हमारी ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। और जो हमारा डायाफ्राम है, ठीक है, डायाफ्राम वैसे तो ओरिजिनल पोजीशन इसकी डोम शेप है, ठीक है। तो जैसे ही हम एयर को अंदर लेके जाएंगे तो वो नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। एयर अंदर जाएगी तो एयर के प्रेशर से वो नीचे चला जाएगा, रिब्स तो हमारी ऊपर मूव करेंगी, लेकिन जो डायाफ्राम होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन्स कि वो अपनी डोम शेप से मीन्स नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ठीक है। रिब्स हमारी ऊपर चली जाएंगी। रिब्स के साथ साथ जो स्टर्नम है, स्टर्नम होती है हमारी जो रिब्स के दरमियान में बोन होती है ना, वो भी रेज हो जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। एक तो हमारी रिब्स रेज होंगी और साथ साथ ये स्टर्नम जो रिब्स के दरमियान में बोन है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये भी जो है वो ऊपर की तरफ रेज हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा ये जो जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं ना, ठीक है, तो इन मूवमेंट्स की वजह से और जो डायाफ्राम होता है ना, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वैसे वो तो अपनी रिलैक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, डोम शेप में, गुंबदनुमा शक्ल में वो प्रेजेंट है। तो जब एयर अंदर आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये जो मूवमेंट्स हुई हैं, इन मूवमेंट्स की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है हमारी, जो पूरा एरिया है, पूरा लंग्स का जितना भी एरिया है या थोरेसिक कैविटी है, वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ेगा नहीं, सॉरी, रिड्यूस होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो लंग्स हैं उनके अंदर एयर प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। एक तो उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कम होगा और जो एयर है बाहर से वो अंदर आएगी, ठीक है। और दोनों जो राइट और लेफ़्ट लंग है, दोनों साइड पे एयर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, इक्वलाइज कर देगी और प्रेशर पे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप इसका आ जाता है जी एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें। इसमें क्या हुआ था, रिब्स आपके ऊपर मूव हुई थी, ठीक है। उसमें इंस्पिरेशन में या इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में क्या होगा, जब आप एयर एक्सहेल कर रहे होगे तो आपकी रिब्स दोबारा से जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पे, मीन्स के लोअर साइड पे मूव कर जाएंगी। लेकिन अब रिब्स लोअर साइड पे मूव करिए तो डायफ्राम जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो मेंटेन कर लेगा, ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हुआ था, प्रेशर रिड्यूस हो गया था लंग्स के अंदर, ठीक है। अब प्रेशर जो है वो लंग्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और जितनी भी एयर होगी वो एक्सपेल हो जाएगी आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। और ये होगी जी इंस्पिरेशन एंड एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। और अगर हम अब बात कर लेते हैं कि सिंपली जब नॉर्मल जो रेट है ब्रीथिंग का, वो कितने 16 to 20 टाइम जो है वो जब हम कोई वर्क नहीं कर रहे, नॉर्मल अपनी हमारी रूटीन है, तो उसमें 16 to 20 टाइम जो है वो ह्यूमन जो है वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा ये ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होकर 30 to 40 टाइम हो जाता है, मे बी सम टाइम मोर, ठीक है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हमारे सेल्स ज़्यादा जो है वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, ज़्यादा अपना फंक्शन, जब सेलुलर रिस्पायरेशन आप पढ़ चुके ना, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, ये ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो आपको पता है ना, हमारा जितना भी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो चाहे और जितने भी सिस्टम हो, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, ताकि जितना भी ब्लड के अंदर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल्दी से एक्सपायर आउट हो जाए, जल्दी से बॉडी से निकल जाए, तो इसलिए हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। आपको पता है ना कि
ये जो एक्सचेंजिंग का प्रोसेस होता है कि अब जो ऑक्सीजन है, जब हम एयर इनटेक कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो हम मोस्टली हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, हम ऑक्सीजन ज़्यादा जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो एल्व्यूलाई के थ्रू कैपिलरीज़ के अंदर जाती है। कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड प्रेजेंट है ना, तो वो उस ब्लड के अंदर जब जाती है ना, तो वो ब्लड के साथ ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर पूरी वो ब्लड के अंदर वो फैल जाता है और वो जाके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। फिर जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना लंग्स के पास, तो जब लंग्स के पास आएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब कैपिलरीज से एक्सचेंज हो जाएगी एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई के अंदर आएगी तो वो एल्वुलाई के थ्रू भी दोबारा लंग्स के अंदर, लंग्स से दोबारा जो है वो एक्सपायर आउट हो जाएगी। तो ये मैकेनिज़्म होता है आपका जो है वो एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन का, ठीक है। दैट्स इट। आप लोगों ने जो है वो ये प्रॉपरली इसको रीड आउट करना है, इसको लर्न भी करना है। आज हमने यही जो है वो डिस्कस करना था, दैट इज़ लंग्स और इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। साथ साथ एक टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ टेबल है इंस्पिरेशन और एक्सलेशन का। इसमें परसेंटेजेस लिखी हुई हैं कि जब जो इंस्पायर एयर होती है उसमें डिफरेंट गैसेस की कंसनट्रेशन कितनी होती है, एक्सपायर्ड एयर में डिफरेंट गैसेस की कंसनट्रेशन कितनी होती है। तो मैंने आज जिस तरह आपको बताया, जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम ऑक्सीजन को इंस्पायर करते हैं या इनहेल करते हैं, और एक्सपायर्ड एयर में इसकी कंसनट्रेशन कम होती है। जबकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो उसकी जो परसेंटेज है, कंसनट्रेशन है, वो एक्सपायर्ड एयर में ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और नाइट्रोजन 79% है दोनों केसेस में, उसकी कोई वो इतना रोल नहीं है। वाटर वेपर्स इंस्पायर्ड एयर्स में वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है, डिफरेंट क्वांटिटी हो सकती है, डिपेंड करता है एयर कैसी है, ठीक है। अगर ह्यूमिड एयर है तो वो ज़्यादा उसमें वाटर वेपर्स होंगे, और जो एक्सपायर्ड एयर होती है उसमें वाटर वेपर्स की कंसनट्रेशन एज़ कम्पेयर टू एयर ज़्यादा होती है। सेचूरेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, मींस के कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वाटर वेपर्स की। एयर में जो हम एक्सपायर्ड एयर निकाल रहे हैं उस एयर में वाटर वेपर्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जबकि एयर कम है, तो वो सेचूरेटेड का मतलब ये होता है ना कंसनट्रेशन ज़्यादा, तो वाटर वेपर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एयर इन एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स भी इसी तरह जो इंस्पायर्ड एयर में तो होते हैं ज़्यादा, जो हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपायर्ड एयर में इतने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल होते ही नहीं है नॉर्मली। टेम्परेचर इंस्पायर्ड एयर का वही डिपेंड करता है एयर के ऊपर, ठीक है। और जो एक्सपायर्ड होती है वो जो है वो उसका टेम्परेचर इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज आपको पता है जो हमारा म्यूकस होता है, जब एयर अंदर जा रही होती है तो उस एयर को उसके टेम्परेचर को इक्वल बना देती है टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। दैट्स इट। ये अच्छी तरह आप रीड कीजिएगा, इसको लर्न भी कीजिएगा, और ये जो डायाफ्राम की जो डायग्राम्स वगैरह हैं ये भी जो है वो अच्छे तरीके से इसको देखिएगा और उनको ड्रॉ भी कीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट।